तो फाइनली आफ्टर ए लॉन्ग टाइम अब मुझे इस बारे में बात करने का टाइम मिल गया है। तो आज उस वीडियो को मैं बताने वाला हूँ जिसको मैं काफ़ी टाइम से प्रमोट कर रहा था। आज मैं बात करने वाला हूँ द हिस्ट्री ऑफ 900 ईयर्स, यानी कि द वॉइड सेंचुरी प्लस द 800 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। आज इस वीडियो में मैं इस पूरे हिस्ट्री को डिस्कस करूंगा। तो इससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ। देखो, थ्योरी वीडियो मतलब तुम्हारा सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होता है। हम यूट्यूबर्स कभी भी कोई थ्योरी सीरियसली बनाते ही नहीं, क्योंकि ओडा सेंसे के तो तुम काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो कि अगर हम कोई थ्योरी बनाते हैं तो मैचेस लेके उस थ्योरी को जला देंगे। तो हम बस थ्योरी को इंजॉयमेंट के लिए बनाएंगे है, और इस वीडियो में तुम्हें एंजॉयमेंट भर भर के मिलेगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ, वीडियो को आखिर तक देखना, तुम्हें काफी मजा आएगा। तुम विश्वास नहीं करोगे कि इस लेवल का थ्योरी मैं दूंगा। हाँ, मैं भी सीरियसली नहीं बना रहा हूँ। अगर बनाता तो तुम्हें पसंद नहीं आता, क्योंकि पसंद हम जो सच्चे है उसको ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। थ्योरी नोमी को तो सभी यूट्यूबर यूज करेंगे, लेकिन मैं उसको आज मैक्स लेवल पे यूज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं आज बात करने वाला हूँ द वॉइड सेंचुरी के बारे में। वॉइड सेंचुरी में क्या हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, आज मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। ऑफ कोर्स ये सब कुछ रॉन्ग ही होने वाला है आखिर में, लेकिन तुम्हें मजा जरूर आएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर इंट्रो के। तो पहले बता देता हूँ मैं थ्योरी कब बनाया था। इस थ्योरी को मैं एक्चुअली में 22/4/2023 को मैंने इस थ्योरी को बनाया था, लेकिन मैं इस थ्योरी को अपलोड नहीं कर पाया। कुछ रीजन है, लेकिन मैंने सोचा था आप इंडिया में ही मैं इस थ्योरी को अपलोड करूंगा, तो मुझे एक इंडियन चैनल ही बनाना पड़ेगा। लेकिन मैं बांग्लादेश से हूँ, तो इस वजह से मुझे इस नए चैनल में काफी काम करना पड़ा। इसके बाद जाके मैं इस थ्योरी को अपलोड कर पाया। देखो, वीडियो काफी लंबा होने वाला है, तो अब बात स्टार्ट करते हैं। हाँ, और एक लास्ट चीज, इस थ्योरी काफी बड़ा है, तो मैं इसको एज ए नैरेटर स्टोरी वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो थ्योरी स्टार्ट होता है 800 साल पहले। हमारे जो इमू सामा है, द पार्ट को इग्नोर करना। देखो, मुझे जॉय बॉय के कोई रियल नेम के बारे में नहीं पता है, न ही ओडा ने कभी बताया है, और न ही किसी को अंदाजा भी है। लेकिन एक बार एक महान व्यक्ति ने बोला था कि उसका नाम डैरियस है, तो मैं उसको डैरियस ही बुलाऊंगा। पता नहीं इमू या फिर कोई और, लेकिन जो अपना डैरियस है वो बचपन से ही काफी स्ट्रांग था, और वो वॉइड सेंचुरी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट चाइल्ड तुम मान सकते हो। वो बचपन से ही बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। इतने स्ट्रांग होने की वजह से वो एक जगह पे तो नहीं रुकने वाला, तो कुछ सालों बाद वो सी को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गया, और वो अपनी जर्नी में काफी स्ट्रांग लोगों को अपने साथ लेके आगे बढ़ रहा था। लेकिन जब वो फिशमैन आइलैंड में पहुंचा, जो कि सी के नीचे था, सी लेवल के बहुत ही नीचे, वहां पर वो पोसाइडन से मिला, जो कि सी का रूलर था। अपना पोसाइडन जो है वो जॉय बॉय की काफी रिस्पेक्ट करता था, उसके पावर की, और अपना जॉय बॉय भी उसकी पावर को, जो कि है सी किंग को कंट्रोल करने के ऑर्डर, उससे काफी इम्प्रेस हुआ था। कुछ टाइम फिशमैन आइलैंड के रहने के बाद जो डैरियस को ये चीज एहसास हो गया कि जो फिशमैन है उनको इक्वल राइट नहीं है सरफेस के पीपल के जैसे, उनको नीचे जात के तरह ट्रीट किया जाता है। तो फिशमैन के पीपल को ये चीज प्रॉमिस करता है कि वो उनको इक्वल राइट दिला के रहेगा, और जॉय बॉय पोसाइडन से भी पूछता है क्या वो उसके साथ जाना पसंद करेगा। एज एक्सपेक्टेड पोसाइडन उसको रिफ्यूज कर देता है, क्योंकि वो फिशमैन आइलैंड का रूलर था। कुछ टाइम बाद वो रेड लाइन पे पहुंचा, यानी कि सी लेवल से हद से ज्यादा ऊपर, टॉप ऑफ द रेड लाइन, जहाँ पर वो मिला लूनारियन रेसेस से। लूनारियन को उसने पूछा होगा कि तुम लोगों को क्या इक्वल राइट चाहिए सरफेस के पीपल के जैसे, तुम लोगों को जिंदगी बिताना है, या फिर तुम लोगों को राजा की तरह जीना है। जॉय बॉय डैरियस की इस बातों से काफी सारे लूनारियन ने एग्री किया था कि हाँ, हमें भी सरफेस के पीपल की तरह इक्वल राइट चाहिए, हमें भी एक लेवल में रहना है, सबके तरह सबके साथ मिलजुल के रहना होगा। तो अपना डैरियस इस जवाब में बोलता है कि अगर तुम लोगों को सरफेस के पीपल की तरह इक्वल राइट चाहिए, तो तुम्हें मेरे साथ सरफेस में जाना होगा, क्योंकि जो सरफेस के लोग हैं वो लोग तुम लोगों को एक गॉडली बीइंग की तरह ट्रीट करता है। तो अगर उनमें से कुछ लोग उसके साथ सरफेस पे गए, तो वो लोग सरफेस
के पीपल को लाइफ स्टाइल को काफी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो डेरियस की बातों से लूनारियन के कुछ लोग एग्री करता है, तो वो उनके डेरियस के साथ सी में जर्नी करना स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ही हमारे डेरियस को उसका निक नेम मिलता है, जो कि है जॉय बॉय, यानी कि वो अपने आसपास के लोगों को जॉयफुल यानी कि हैप्पी रखता है। उसके कुछ टाइम बाद हमारा जो डेरियस का क्रू है वो वानो में पहुंचता है, द लैंड ऑफ वानो, और वहाँ पे वो मिलता है किससे, द गॉड ऑफ ब्लेड शिमुत्सुकी रियुमा। रियुमा के साथ मिलने के बाद अपना डेरियस उसको एज ए राइवल, खुद के राइवल, तुम समझ रहे हो ना, उसके खुद के राइवल की तरह उसको ट्रीट करता है, उसको खुद का राइवल बना देता है उसको, जिस वजह से अपना रियुमा जॉय बॉय के क्रू के साथ, अपना डेरियस के क्रू के साथ जर्नी स्टार्ट करता है। देखो मैं डेरियस के क्रू को यहाँ पर फ्रीडम पायरेट के नाम से ट्रीट करूंगा, तो समझ जाना। उसके बाद वो होम ऑफ जायंट एल्बा, उसके बाद काफी सारे और जगह पे जाता है। तुम्हें पता ही होगा न्यू वर्ल्ड में काफी सारे जगह एक्सप्लोर करने के लिए था, लेकिन हाँ सभी जगह नहीं था। मैं आगे बताऊंगा किस लिए सभी जगह नहीं था और कौन कौन जगह बाद में है और पहले है, मैं उसको भी आगे बताऊंगा। और इस टाइम तक, हमारी स्टोरी के इस टाइम तक, डेरियस ऑफ कोर्स काफी ज्यादा स्ट्रांग बन चुका था और सी के हाफ पार्ट को कॉन्कर कर चुका था, तुम एक तरह से समझ सकते हो। रॉजर ने जहाँ पर एक लाइन को कॉन्कर किया था, उसने वहीं पर पूरे हाफ वर्ल्ड को अपने कब्जे में ले लिया था, हाफ वर्ल्ड यानी कि समझ जाओ। और इस वजह से जो अपना अदर किंगडम्स थे उन लोगों को लगा कि डेरियस अब उनके लिए एक थ्रेट बन चुका है, तो जिस वजह से उन्होंने 20 किंगडम्स का एक अलायंस बनाया था, एंशिएंट किंगडम या फिर जॉय बॉय के, यानी कि अपने डेरियस के क्रू को डिफीट करने के लिए, उसको मारने के लिए, उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए उन्होंने एक अलायंस बनाया था। लेकिन तुम्हें स्टोरी में पता है उन अलायंस में सिर्फ एक किंगडम उस मेंबर को, मतलब उस 20 किंगडम्स के अलायंस को बीट्रे कर देता है, और तुम्हें ये अच्छी तरीके से पता है। और वो एक किंगडम कौन है, ऑफ कोर्स वो नफ्तारिया फैमिली है, यानी कि अपना अल्बास्टर के पीपल। और अपना जो नफ्तारी डी लिली है वो जॉय बॉय को इस बारे में इन्फॉर्म करता है कि उन लोगों ने 20 किंगडम का एक अलायंस को बनाया था उसको डिफीट करने के लिए। अपना डेरियस उसके क्रू से बोलता है अभी वो वक्त है जब हम सब कुछ फ्री करेंगे सी में, तो तुम लोगों को और एक चीज जानने की जरूरत है कि मैं ही वो बंदा हूँ जिसने सन गॉड निका के विल को इनहेरिट करते हैं बाय द ईटिंग ऑफ द हितोनोमी मॉडल निका डेविल फ्रूट। तो तुम लोग खुद को वॉर के लिए प्रिपेयर करो। देखो वो लोग स्ट्रांग थे, लेकिन उनको एक बैटलशिप जरूरत थी, जिस वजह से डेरियस वाटर 7 में जाता है, जहाँ पर वो अपना प्लूटोन को बनाता है, वन ऑफ द एंशिएंट वेपन, द प्लूटोन द बैटलशिप। तो देखो आपसे मैं उस 20 किंगडम्स में से जो 90 किंगडम थे उनको एज ए राइवल, मतलब राइवल के नाम से इंट्रोड्यूस करूंगा, तो कंफ्यूज मत होना। तो इसके बाद शुरू होता है द 4th सेंचुरी वॉर। यहाँ पर राइवल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, अपना जॉय बॉय भी काफी ज्यादा स्ट्रांग थे। जो राइवल का टीम था उन्होंने बाकी 3 गॉड को अपनी टीम में रख लिया, जिस वजह से इस वॉर में उनके एक अपर हैंड आ गया। बट अपना पोसाइडन, जायंट, लूनारियन, ये सब अपने जॉय बॉय, अपना डेरियस के साइड से इस वॉर में पार्टिसिपेट करता है। ये वॉर काफी ज्यादा लंबा होता है, क्योंकि उन लोगों को एक टाइम पे ये चीज लग रहा होगा कि इस वॉर का कोई एंड नहीं हो सकता अंटिल सब लोग मर ना जाए, क्योंकि उनके पास है अपना डेरियस, पोसाइडन, गॉड ऑफ ब्लेड, जायंट्स, लूनारियन स्ट्रॉन्ग टीम, एंड अदर साइड में है अपना 3 अदर गॉड्स एंड इमो सामा हिमसेल्फ, या फिर बोलो मैं हरसेल्फ। वॉर के बीच के टाइम पे कुछ अदर स्पीसीज के लोग भी इस वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, क्योंकि अगर इस वॉर का कोई कंक्लूजन नहीं निकला तो वो लोग पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और यही और टाइम है जहाँ पर अदर लिविंग स्पीसीज फ्रॉम द मून, मतलब मून से अदर स्पीसीज अर्थ पे इस वॉर को ज्वाइन करने आता है, जो कि है द वॉइड डार्क एज वॉर। और यही वो टाइम है जहाँ पर अर्थ को सेंटर करके सभी मून एक राउंड सर्कल में अर्थ के अराउंड शिफ्ट हो जाता है, मतलब तुम एक रिंग टाइप मान सकते हो, क्रिएट करता है कुछ इस तरफ से।
lands, mountains, nation, kingdoms, and most importantly the moon, also the moons without and one get destroyed. क्योंकि इस वॉर में काफी सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, क्योंकि एक को छोड़ के सभी मून डिस्ट्रॉय हो गए थे अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से। वो के उस मून के कुछ पार्ट अर्थ के अराउंड एक लाइन सर्कल में अर्थ में गिरते हैं। तुम समझ रहे हो ना, एक लाइन के शेप में अर्थ के अराउंड गिरते हैं। वॉर के एंड होने के कुछ टाइम पहले जॉय बॉय ये चीज रियलाइज कर चुका था कि वो लोग इस वॉर को नहीं जीत सकते। इस वजह से वो पोसाइडन को ऑर्डर देता है कि एंशिएंट किंगडम के लास्ट पार्ट को स्काई के ऊपर छुपा दो कहीं पर। यस, स्काईपिया में छुपा दो। और तुम सही सोच रहे हो, यह चीज लाफ्टेल ही है, द लास्ट पार्ट ऑफ द एंशिएंट किंगडम। और पोसाइडन को ये चीज ऑर्डर देता है कि जो पार्ट्स मून के जो पार्ट्स अर्थ में गिरे हैं उनके दो साइड में सराउंडिंग करके दो लाइन में सीक्वेंस को लगा दो, ताकि वो उन लैंड्स को गार्ड कर सके। हाँ, ये चीज काम बेल्ट है, तुम सही सोच रहे हो, ये काम बेल्ट है। अपना डैरियस रियोमा को ऑर्डर देता है, या फिर मैं बोलूँ सजेस्ट करता है कि तुम वो प्लूटोन जो कि वाटर 7 में बना था उसको वानो में ले जाओ। उसके कुछ टाइम बाद हमारा फ्रीडम पायरेट डिफीट हो जाता है और अपना जॉय बॉय टोकी को ऑर्डर देता है कि तुम जाके फ्यूचर में 800 साल या फिर कुछ साल आगे जाके चेक करो कब अपना नेक्स्ट जॉय बॉय इस टाइम में आने वाला है, मतलब अपना नया जॉय बॉय बॉर्न होने वाला है। इस चीज को चेक करने के लिए अपना डैरियस टोकी को ऑर्डर देता है। तो यहाँ पर हमारी कहानी के एक पार्ट का एंड होता है। तो इसके बाद स्टार्ट होता है द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। और इस ग्रेट वॉर को जीतने के बाद अपना जो 90 किंगडम था उन लोग, मतलब 20 किंगडम ही था, उन लोग वर्ल्ड गवर्नमेंट को फाउंड करते हैं। मैंने इस थ्योरी को इस तरफ से लेकर था, लेकिन आज हमें पता चला कि जो तोगी था वो बिट्रे करता है और वो प्लूटोन को स्प्रेड कर देता है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन वर्ल्ड गवर्नमेंट तो फाउंड होता है और अपना इमोसामा खुद को हाइड कर लेती है। तो अब मैं व्हील ऑफ डी की मिस्ट्री को क्लियर करने वाला हूँ। देखो, मैं कुछ पॉइंट दूंगा, इनमें से एक सही होगा। मैंने शुरुआत में बोला था जो अपना डैरियस था वो हाफ वर्ल्ड को कॉन्कर कर चुका था, और अगर तुम हाफ वर्ल्ड को देखो तो वो डी के शेप में ही आता है, काइंड ऑफ डी की तरह ही देखता है, और इस वजह से हो सकता है उनके नाम के बीच में डी हो। और एक रीजन हो सकता है जो कि है स्ट्रॉ हेड। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी मेरे दिमाग में अभी आया है, जो कि है जो अदर बाची कुछ मेंबर थे वो लोग हमेशा वर्ल्ड गवर्नमेंट को टारगेट करते थे, लेकिन उनके दिल में यह चीज बैठ गया था कि वो लोग इस वर्ल्ड के गॉड है तो उनको कोई हरा नहीं सकता, मतलब वो लोग सुपीरियर बींग्स है। तो इस वजह से जो उनको टारगेट करता है वो ऑफ कोर्स डेविल्स ही होगी। तो इस वजह से, और जो अपना जॉय बॉय के डिसेंडेंट्स थे उसके पायरेट क्रू के, उन लोगों ने भी ये चीज एक्सेप्ट कर लिया और उन लोगों ने अपने नाम के बीच में डी वर्ड को ऐड कर लिया, क्योंकि डेविल काफी बड़ा वर्ड होता है और इसी तरह से डी क्लैन फाउंड होता है। और इसी वजह से हो सकता है लिली के नाम के बीच में भी डी आता होगा, और उन लोगों ने डी क्लैन को हो सकता है फाउंड किया होगा, और टाइम टू टाइम ये डी क्लैन बड़ा होता गया। और जब वर्ल्ड गवर्नमेंट पावर में आई पूरे वर्ल्ड को, वो लोग पूरे वर्ल्ड को रूल करने के पावर हासिल कर लिया, तब उन लोगों ने लाफ्टेल को उस जगह से हिला दिया, मतलब लाफ्टेल को उस जगह से निकल के कहीं और छुपा दिया। और वो मुझे लगता है वो डीप ऑफ द सी, अपना डीप ऑफ द सी के नीचे, यानी कि एनिस लॉबी के तुम अगर देखो तो उसके अराउंड एक, मतलब सी में एक छेद है इस तरह से लगता है, तो उसके नीचे हो सकता है अपना लाफ्टेल हो। और जब जो अपना रॉजर लाफ्टेल में पहुंचा था तब उसके क्रू में जो डेविल फूड यूजर थे वो वहां पर नहीं गए हो गए, क्योंकि सी के नीचे डेविल फूड पावर काम नहीं करता। ये एक पॉसिबिलिटी था, तो मैं बता दें। आप मतलब 2 पार्ट खत्म हो गया, तो काफी एक्साइटिंग था और फुल प्रेडिक्शन स्टोरी टाइप से भरा हुआ था। आप मैं काइंड ऑफ समरी दूंगा। तो आप बात कर लेते हैं और एक पार्ट की, जो कि है करेंट स्टोरी से 400 साल पहले, यानी कि ईयर 1122 में एक काफी स्ट्रॉन्ग पायरेट था नेम नोलैंड। नोलैंड को तो तुम जानते होगे, इफ अगर तुमने स्काईपिया आर्क को स्किप नहीं किया तो तुम नोलैंड को काफी अच्छी तरीके से जानते हो।
उसने काफी बड़ी अचीवमेंट की थी पायरेट हिस्ट्री में, जो कि है उसने पूरा एक आइलैंड गोल्ड का फाउंड किया था, यानी कि शंडोरा। ये काफी बड़ा अचीवमेंट था। तुम समझ रहे हो, रॉजर जो गोल्ड का बात करके चुका था, वो मतलब तुम्हारा एक पूरा आइलैंड, उससे भी बड़ा, मतलब एक आइलैंड को किसी और बंदे ने डिस्कवर किया था, अपना नोलैंड ने। लेकिन ये era पायरेट के लिए नहीं था, जिस वजह से उसको लायर घोषित कर दिया गया। अगर अपना नोलैंड इस अचीवमेंट को रॉजर या फिर रॉक्स के टाइम पे करता, तो वो इतना कैपेबल था कि रॉजर के जितना एक नया पायरेट एरा को स्टार्ट कर सकता था। तो हमारे कहानी के 400 साल मैंने कंप्लीट कर दिए। तो आप बात करते हैं द रॉक्स पायरेट एरा के बारे में, ये वाला पार्ट मेरा फेवरेट है। तो द रॉक्स पायरेट एरा, रॉक्स जिस टाइम पे हमें उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो उस टाइम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। क्योंकि उसके क्रू में इतने सारे स्ट्रॉन्ग बंदे थे, लाइक ऑल फादर व्हाइट बियर्ड, द गोल्डन लाइन शिकी, किंग ऑफ द बीस्ट काइडो, अपना कैप्टन जॉन, बिग मॉम मतलब शार्लेट लिलिन, मतलब उसके अंडर में स्ट्रॉन्ग पायरेट की भरमार थी। और हो भी क्यों ना, इसी वजह से उसका ड्रीम था वर्ल्ड के रूलर बनना, यानी कि किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना। और वो इस चीज को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा क्लोज भी था, अंटिल 38 साल पहले अगर गॉड वैली इंसिडेंट ना हुआ होता। और देखो, गॉड वैली इंसिडेंट को मैंने मेरे काफी वीडियो में कवर करके रखा है, लेकिन अगर ये तुम्हारे पहले वीडियो हो तो मैं तुम्हें काइंड ऑफ बता देता हूँ। जो रॉक्स था वो गॉड वैली में सन गॉड नीका डेविल फूट के लिए आया था। मतलब सन गॉड नीका जो इथोनोमी मॉडल नीका डेविल फूट है, उसके लिए वो गॉड वैली में आया था। ये वन ऑफ द रीजन था। सन गॉड नीका ही एक ऐसा डेविल फूट है जो कि उसको अनइमेजिबल स्ट्रेंथ दे सकता था। मतलब तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते उसको, वो इतना स्ट्रेंथ दे सकता था। क्योंकि अपना जो सन गॉड नीका का पावर है वो है इमेजिनेशन। और रॉक्स ने अपने क्रू में से किसी बंदे को ऑर्डर दिया होगा कि जाके मेरे लिए सन गॉड नीका डेविल फूड ढूंढ, और वहां पर अपना रॉजर कार्प के साथ आया होगा और उसने व्हाइट बियर्ड को भी ऑफर किया होगा कि हमारे मदद कर, लेकिन अपना रॉक्स तो रॉक्स है, उसने उन तीनों को छापर मार दिया। उसके बाद हो सकता है अपना गोल्डन लाइन शिकी ने उन तीनों को हेल्प की होगी और उन चारों ने मिलके अपना रॉक्स टीजेबेक को डिफीट किया होगा। और इससे पहले हो सकता है अपना जो काइडो था वो काफी इंजर्ड हो गया होगा और अपना बिग मॉम ने उसको फिश नोमी, मतलब जो उसका एजोर ड्रैगन वाला फ्रूट है उसको दिया होगा। और सब कुछ खत्म होने के बाद अपना लॉर्ड इमुसामा तो है ही, और उन्होंने क्या किया, पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब बात कर लेते हैं आफ्टर द गॉड वैली इंसिडेंट। देखो, गॉड वैली इंसिडेंट में वर्ल्ड गवर्नमेंट को यह चीज मालूम पड़ गया होगा कि इस वर्ल्ड में ऐसे काफी सारे लोग हैं जो उनको टारगेट कर सकते हैं। इस वजह से वो स्ट्रॉन्ग लोगों को अटैक दिया, जो कि है द योंको सिस्टम। मतलब उन्होंने गॉड वैली के बाद ही योंको सिस्टम क्रिएट किया होगा। तो द फर्स्ट 4 एम्परर आर द गोल्डन लाइन शिकी, द कमांडर ऑफ द हाईएस्ट, बिगेस्ट, लार्जेस्ट पायरेट आर्मी। नेक्स्ट है अपना गोल्डी रॉजर, द फ्यूचर किंग ऑफ द पायरेट एंड द फादर ऑफ आवर, मतलब एस। नेक्स्ट है अपना ऑल फादर व्हाइट बियर्ड, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन अलाइव। और आखिर में है अपना बिग मॉम, द लेडी एम्परर ऑफ द सी। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज बता देना चाहता हूँ, मतलब ये भी एक मेरा थ्योरी है। देखो, तुमने फर्स्ट एम्परर को भी तो देखा ही है, फर्स्ट 4 एम्परर। देखो, नहीं, मैं थ्योरी को आगे बताऊंगा, तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है अपना रॉजर पायरेट एरा। 26 इयर्स पहले सीके कहीं पर न्यू वर्ल्ड में अपना जो शिकी है वो रॉजर को इनवाइट करता है अपना क्रू में एज ए उसका राइट हैंड मैन। लेकिन अपना रॉजर वो शिकी के ऑफर को ठुकरा देता है। शिकी ये और जीत जाता, लेकिन बैड वेदर के वजह से अपना रॉजर पायरेट ग्रुप वॉर को, यानी कि बैटल को ड्रॉ वॉल के वजह से भाग जाता है। तो अब बात कर लेते हैं द ग्रेट पायरेट एरा के बारे में। उस इंसिडेंट के 2 साल पहले, यानी कि करंट हिस्टोरी से 24 इयर्स पहले, अपना रॉजर ने सक्सेसफुली ग्रैंड लाइन को कॉन्कर कर दिया और उसको आपसे द पायरेट किंग के नाम से जाना जाएगा। और उसने अपने एग्जीक्यूशन से पहले सबसे बड़ा पायरेट एरा, यानी कि द ग्रेट पायरेट एरा को स्टार्ट किया। और इस टाइम पे अपना काइडो जो है वो वानो में था, तुम्हें तो पता ही होगा। और अपना गार्प एंड शिकी ने
गार्पेन सेनगोकू ने शिकी को कैप्चर कर दिया मारिन फोर्ड में। अगर तुमने चैप्टर 0 पर आया तो तुम्हें पता होगा। और अपना गार्पेन सेनगोकू को शिकी को इम्पेल डाउन के सबसे लोएस्ट लेवल में फेंक देता है, यानी कि लेवल 6। और वहां पे नहीं तो और कहाँ पे फेंकेगा, तुम ही बताओ। 23 साल पहले करंट स्टोरी से अपना रियोमा ने अपना जो गेक्को मोरिया था उसने रियोमा और शिशुई को काइडो के साथ फाइट के दौरान वोनो से लेके अपना थिलरबर्ग आइलैंड में पहुंच गया। और उसके कुछ टाइम बाद अपना जो शिकी था वो इम्पेल डाउन में स्केप कर गया, इम्पेल डाउन से स्केप कर दिया। तुम्हें अगर चैप्टर 0 पर है तो तुम्हें ये इसके बारे में भी पता होगा। इस टाइम के आसपास ही अपना जो काइडो था वो ओडिन को डिफीट करने के बाद एक योंको बन गया। और यहाँ पे मैं थ्योरी बताता हूँ। जो अपना काइडो था वो ओडिन को डिफीट करने के बाद योंको बना, तो प्रोबेबली रॉजर पहले मरा था, तो रॉजर का टाइटल पहले गया था। तो रॉजर के टाइटल को मतलब उसका जो योंको का पोजीशन था उसको काइडो को दे दिया गया। और उसके बाद शिकी भाग गया था, उससे भी योंको टाइटल ले लिया गया, तो उसका योंको टाइटल प्रोबेबली शैंक्स को दे दिया गया। जैसे अपना लूफी ने काइडो को डिफीट करके उसकी जगह लिया, यानी कि वो इनडायरेक्टली रॉजर की जगह लिया। तो ऐसे मैं अगर बता दूं तो तुम्हें भी पता होगा, ब्लैक बियर्ड ने व्हाइट बियर्ड को डिफीट करके उसकी जगह लिया था, और अपना ब्लैक बियर्ड ने लॉ को करेंटली पीटा है। तो हो सकता है लॉ जो है वो ब्लैक बियर्ड को डिफीट करके व्हाइट बियर्ड की जगह ले, और जो अपना किड है वो शैंक्स को डिफीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर शैंक्स योंको सिस्टम से रिफ्यूज कर देता है तो हो सकता है किड को शैंक्स का पोजीशन दे दिया जाए, यानी कि शिकी की जगह को। तुम समझ रहे हो ना, जो रॉजर है और लूफी का रिइंकार्नेशन या फिर सिमिलर मान सकते हो। किड अपना व्हाइट बियर्ड का, इसके बाद ना लॉ अपना व्हाइट बियर्ड का, किड अपना शिकी का। तो आप स्टोरी में बढ़ते हैं। तो ओहारा इंसिडेंट 22 साल पहले करंट स्टोरी से अपना जो ओहारा के लोग था वो हिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे थे, जो कि इलीगल था। इस वजह से अपना जो वर्ल्ड गवर्नमेंट था वो उसको ओहारा के पूरे ओहारा आइलैंड को उड़ा दिया बास्टर कॉल की हेल्प से। और इसके कुछ टाइम बाद अपना जो ड्रैगन था वो ओहारा में पहुंचा अपने साथ एक फ्लावर लेके। और वो क्यों पहुंचा होगा, तुमने कभी भी ये चीज सोचा है? ऑफ कोर्स वो प्रोफेसर क्लोवर और उसका जीएफ यानी कि निको ओलिवियर के लिए वहां पर पहुंचा होगा। बट अपना जो निको ओलिवियर था वो सेफ था, लेकिन प्रोफेसर क्लोवर की डेथ हो गई थी। और अपना ड्रैगन ने निको ओलिवियर को लेके वहां से निकल गया क्योंकि वो सेफ ही था, लेकिन उसने अपने मेमोरी को लॉस कर दिया। और इतने बड़े इंसिडेंट के बाद, ओहारा इंसिडेंट के बाद, अपने ड्रैगन ने रेवोल्यूशनरी आर्मी खोल ली, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। और उसके बाद अपना जो निको ओलिवियर था उसको भी उसका मेमोरी मिल गया, और उसने उसको बता दिया होगा कि तुम फादर हो और जो तुम्हारा बेटी है निको रॉबिन वो सेफ है, तुम चिंता मत करो, वो सेफ ही होगा। और उसके कुछ साल के बाद निको ओलिवियर और ड्रैगन के साथ रहने की वजह से उसके कुछ साल बाद अपना लूफी बॉर्न हुआ। लेकिन अपना ड्रैगन लूफी के सेफ्टी के लिए लूफी को उसके बाप यानी कि गार्प के पास छोड़ दिया और उसकी हिफाजत करने के लिए। अपना गार्प ने एएस और लूफी को साथ में पाला पोसा, उनकी हिफाजत की। उसके कुछ साल बाद अपना जो शैंक्स था वो साइफर पुल एजेंट के शिप से हितोनोमी मॉडल निका डेविलवुड को चुराने में कामयाब हो गया। और उसके बाद वो फुशा विलेज यानी कि अपने लूफी के जो विलेज था वहां पे पहुंचा, और लूफी ने तुम्हें तो पता ही होगा निका डेविलवुड को खा लिया। और इसके बाद शुरू हुआ अपना मन की डी लूफी की जर्नी। तो यही था ये पूरा थ्योरी। देखो थ्योरी बहुत बड़ा है, थ्योरी बहुत ही ज्यादा बड़ा है। 20 मिनट प्लस मैंने ये थ्योरी रिकॉर्ड की है, और ऐड करके तो तुम्हारा 25 मिनट हो ही जाएगा। थ्योरी बहुत बड़ा है, तो मुझे नहीं पता कौन कौन लोग आखिर तक इसको देखने वाला है, लेकिन मुझे ये चीज पूरा भरोसा है अगर तुम आखिर तक देख रहे हो, जो कि तुम देख रहे हो, तुम इस चीज को ग्रेट थ्योरी या फिर नाइस थ्योरी तो कमेंट में लिखोगे। कसम से बता रहा हूँ, मुझे खुशी मिल जाएगी अगर तुम में से कोई भी कमेंट में लिखता है नाइस थ्योरी या फिर ग्रेट थ्योरी, मुझे काफी खुश हो गया। तो मैं उम्मीद करूंगा कि तुम्हें थ्योरी पसंद आए, क्योंकि तुम्हें आया होगा। और अपना ख्याल रखना, और आगे मैं वीडियो अपलोड करता रहूंगा, मुझे सपोर्ट करते रहना। मैं अपने वॉइस के क्वालिटी को भी इम्प्रूव करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। तो बाय, आज के लिए इतना ही था।